हेलो गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। तो ये हमारी एक पूरी टीम है जो कि यूपीएससी परीक्षा के लिए आपको सफलता दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरे बारे में, मुझे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ यूपीएससी और एमपीपीएससी जैसे एग्जाम में भी अपियर्ड हुआ हूँ, गेट क्वालिफाइड किया है। एम इकोनॉमिक्स हिस्ट्री का टीचर भी हूँ और ऑनर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ दिल्ली आईएएस ग्वालियर का। प्राचीन भारत का इतिहास हमारा पूरा हो चुका था। उससे पहले मैं एक बात आपसे इम्पोर्टेंट करने वाला हूँ कि अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, यहाँ पर लाइव टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर लाइव क्लासेस अगर आपको देखना है तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्लास चलती हैं। यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, जिनमें से बहुत सारे एजुकेटर का नाम तो आप जानते ही होंगे। ये अपनी अपनी फील्ड के मास्टर हैं। तो इनके द्वारा बनाए गए कोर्स के माध्यम से आप यूपीएससी में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हर महीने, यानी कि इस प्लेटफॉर्म पर हर महीने एक नया कोर्स लॉन्च होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो आपको नहीं चलाई जाएगी, आपको अपडेट कर कर सिलेबस करवाया जाएगा। ये चीजें आपको अन्य कोचिंग में देखने को नहीं मिलेंगी। इसके कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस के अलावा आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज में मिलेगी जो कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड से संबंधित होगी, है ना। तो आप समय समय पर देख सकते हैं किस तरह से आपकी तैयारी है वो चल रही है। इसके अलावा शेड्यूल का कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको टाइम मिले तब आप वीडियो देख सकते हैं, या तो आप लाइव आ सकते हैं। लाइव नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं है, आप जो है रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, सिंधी, संताली, सब लैंग्वेज में, सब भाषा में आपको क्लास अवेलेबल मिलेगी। इसके अलावा आपको लाइव टेस्ट, यानी कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी लाइव टेस्ट भी आपको दिया जाएगा कि कितना आपने सीखा है। इसके अलावा अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो चैट विद अस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल और 2 साल का कोर्स अवेलेबल है। अभी फिलहाल यहाँ पर प्रीलिम्स का जो है टारगेट बैच यानी कि क्रैश कोर्स चल रहा है, तो आपके लिए 3 महीने या फिर 1 महीने का कोर्स सफिशियंट है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ग्रेजुएशन हैं और लास्ट ईयर में हैं, तो वो 2 साल का कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा बीके लाइव कोड को आप यूज करोगे तो इंस्टेंटली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि आपको 46,800 रुपये पे नहीं करना है, इसमें भी आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संगम काल पर आधारित है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ गए हैं, पढ़ चुके हैं। तो मैं मानता हूं कि इसमें आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी जो स्लाइड है, तो आज हम संगम वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सल्तनत काल को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। सल्तनत काल में कौन कौन से राजा आए, कौन कौन से सुल्तान आए, कौन कौन से प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे संगम वंश के बारे में कि संगम वंश किस प्रकार से सत्ता में आया, दक्षिण भारत में किस प्रकार से घटनाएं घट रही थी। इससे पहले जो हम लोगों ने बात की थी, वो बात की थी हम लोगों ने उत्तर भारत के बारे में कि उत्तर भारत में क्या क्या चीजें चल रही थी। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है तो भूपेंद्र सिंह दिनकर ये नाम आप देख लो, नीचे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे। तो इस ग्रुप पर जाकर आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लेक्चर के बाद पीडीएफ आप सभी लोगों को जो पढ़ाता हूँ वो इस पर सेंड कर देता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को लाइक कर दें, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई, उत्तर भारत की हम लोगों ने बात कर ली। अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत में उस समय कौन कौन सी घटनाएं घट रही थी जब सल्तनत काल उत्तर भारत में शासन कर रहा था, ठीक है। तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य की हम लोग बात कर रहे थे, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। तो किस प्रकार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होगी और किस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का पतन होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से लेकर विजयनगर साम्राज्य के पतन तक की हम लोग बात करेंगे। ये जो काल है वो 1336 ईस्वी का काल है।
ये विजयनगर साम्राज्य कहां पर स्थापित हुआ था? तुंगभद्रा नदी के घाट पर स्थापित हुआ था। आप मुझे मैप के माध्यम से बता दो कि तुंगभद्रा नदी यहाँ पर आज के समय पर जो स्थित है, वहां पर कौन कौन से शहर स्थित हैं? या आप बता दो, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में। देखो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में कौन कौन से वंश का योगदान रहा है? पहले संगम वंश आया, इसके बाद सुलभ वंश आया, इसके बाद तुलुक वंश आया, इसके बाद आरवीडु वंश आया। तो संगम वंश था वो विजयनगर साम्राज्य का सबसे पहला वंश था। अब संगम वंश किसके नाम पर पड़ा? हरिहर और बुक्का दो थे, इनके पिता का नाम संगम था, इन्हीं के पिता के नाम से संगम वंश नाम पड़ा। प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि संगम वंश किसके नाम पर पड़ा था। ठीक है, तो अभी तक बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको पता भी नहीं होगा कि संगम वंश का नाम संगम वंश क्यों रखा गया। हरिहर बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसीलिए उसका नाम संगम वंश रखा गया। इसके बाद सुलभ वंश आएगा। सुलभ वंश में ऐसा कोई प्रतापी शासक नहीं रहा, छोटे मोटे शासक रहे हैं जिन्होंने कम समय तक शासन किया है। इसके बाद हम लोग तुलुक वंश की बात करेंगे। तुलुक वंश में सबसे महत्वपूर्ण राजा है कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय ने दक्षिण भारत में बहुत सारे साम्राज्य को जीता था। यहाँ तक कि इसने श्रीलंका पर भी विजय हासिल की थी। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया में भी इसने विजय प्राप्त की थी। इसलिए कृष्णदेव राय का नाम इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद आरवीडु वंश के बाद हमारा विजयनगर साम्राज्य है वो खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं संगम वंश के बारे में। तो संगम वंश में हरिहर बुक्का की कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। एक एक फैक्ट के माध्यम से हम लोग सारी चीजें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आलतू फालतू की बात नहीं पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि जैसे कि युद्ध होता है, युद्ध में इतने सैनिक भाग लेते हैं, इतने पराजित होते हैं, इतनी घुड़सवार सेना थी, इतनी हाथी सेना थी, इससे कोई मतलब नहीं है। जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है वहीं से हम लोग पढ़ेंगे। मेरे हर एक फैक्ट से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो हरिहर एवं बुक्का विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। तो सबसे पहले आपको ये फैक्ट याद रखना चाहिए कि हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य के कौन थे? संस्थापक थे। पहले वारंगल के काकतीय वंश के यहाँ सामंत थे। मैंने आपको बताया है कि जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य हुए हैं तो उन साम्राज्य को संभालने के लिए वो लोग सामंत रखा करते थे, यानी गवर्नर रखा करते थे। अब यही गवर्नर हैं, कमजोर शासक को देखते हुए ये अपने आप को आजाद घोषित कर लेंगे। इसी प्रकार से हरिहर और जो बुक्का थे, ये काकतीय वंश, ये आपको दिख रहा है ना काकतीय वंश, आपने सुना होगा काकतीय वंश। तो काकतीय वंश के ये सामंत थे। सामंत का मतलब क्या होता है? किसी एक छोटे से क्षेत्र का ये लोग प्रशासनिक, आर्थिक, राजस्व, राजनीतिक ये सब संभालते थे, और अपना हिस्सा राजस्व में लेने के बाद ये केंद्र को ये राजस्व दिया करते थे। ठीक है, तो एक तरह से जैसे आज के समय पर हमारा भारत एक संघ है और अनेक प्रांतों में बटा हुआ है, अनेक राज्यों में बटा हुआ है, उसी प्रकार से एक साम्राज्य हुआ करता था, और वही साम्राज्य अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ करता था, और वही प्रांत के सामंत हुआ करते थे। उन्हीं में से काकतीय वंश के कौन थे सामंत? हरिहर और बुक्का। इन लोगों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। कब? जब काकतीय वंश कमजोर हो गया। ठीक है, इसके बाद आप सभी को पता है जब हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की थी? आप मुझे बताओ। मैंने आपको पढ़ाया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत के अभियान के समय देवगिरी जो कि महाराष्ट्र में है वहां पर अपनी राजधानी स्थापित की, जिससे कि वो दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों में क्या है, अपने शासन का संचालन सुचारू रूप से कर सके। लेकिन जब वो दक्षिण भारत में आता तो उत्तर भारत में विद्रोह होना स्टार्ट हो जाता। उत्तर भारत में मंगोल के आक्रमण का डर, भय रहता। इसके अलावा जब वो उत्तर भारत में आता तो दक्षिण भारत में भी विद्रोह होना स्टार्ट हो जाता। तो उसने सोचा कि भाई पहले तो हम लोग जो है उत्तर भारत को ही संभालते हैं, मंगोल के आक्रमण से हम भारत को बचाते हैं। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक जब अपने दक्षिण अभियान में बिजी था, दक्षिण अभियान कर रहा था, तब ये काकतीय वंश की तरफ से हरिहर और बुक्का लड़ रहे थे, और इनको बंदी बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली ले गया, और दिल्ली ले जाने के बाद इन लोगों को इस्लाम धर्म की दीक्षा दी। और ये लोग थे, हरिहर और बुक्का ये लोग थे, इन लोगों ने भी इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। अगर ये इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते तो मोहम्मद बिन तुगलक इसको मार देता।
ठीक है। तो कभी कभी परिस्थितियां देखकर भी चीजें लड़ी जाती है कि एक बार अगर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया तो कोई बात नहीं है, इसके बाद हम लोग हिंदू धर्म वापस से स्थापित मतलब अपना लेंगे। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो पहले मोहम्मद बिन तुगलक आया, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर ये काकतीय वंश के टाइम पर लड़ रहे थे ये मोहम्मद बिन तुगलक से, और ये हार गए। हारने के बाद बंदी बनाया इनको, हरियर और बुक्का को, और इनको ले गया दिल्ली, और दिल्ली में इन्होंने इस्लाम धर्म को धारण कर लिया। अब देखना इसके बाद कौन कौन सी चीजें घटित होंगी और किस प्रकार से ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करेगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक में दक्कन के विद्रोह को दबाने के लिए हरियर और बुक्का के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी, किंतु उन्होंने वहां पहुंचकर एक स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली। देखिए, जिस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको हराया था, तो इन्होंने आसानी से इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। जब इस्लाम धर्म को ये लोग स्वीकार कर लेंगे, आसानी से कोई विद्रोह नहीं करेंगे, और ये जो थे हरियर और बुक्का, इन लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक का विश्वास भी जीत लिया आराम से। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको सेना में शामिल कर कर दक्षिण अभियान पर भी भेज दिया। देखो, सेना में भर्ती क्यों करेगा? जब विश्वास होगा। विश्वास होते हुए भी इसने, विश्वास होने के साथ साथ ही इसने दक्षिण अभियान में हरियर और बुक्का को भेज दिया। ये बहुत ही चालाक किस्म के इंसान थे, है ना, तभी ये विजयनगर राज्य की स्थापना कर पाए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बोला कि भाई दक्कन में जो विद्रोह चल रहे हैं उनको तुम दबाओ, और क्या है, उनको अपने साम्राज्य में मिला लो, या फिर जो जो क्षेत्र साम्राज्य में पहले से ही मिले हुए हैं उनको तुम शांत करो, उनको मारो पीटो, और उनको क्या है, समझाओ बुझाओ कि हमारे साम्राज्य में ही रहो। तो हरियर बुक्का दक्षिण में गए। दक्षिण में जाने के बाद इन लोगों ने स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली। और उस समय मोहम्मद बिन तुगलक जो था बड़ा नाराज हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उस समय मंगोलों का आक्रमण उत्तर पश्चिम क्षेत्र से आ रहा था, यानी कि भय था। इसी कारण हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना की, तब क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि उस समय उत्तर भारत की जो स्थिति थी वो अत्यंत कमजोर थी। वहां के छोटे छोटे राजा थे, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। इसके अलावा हरियर बुक्का ने अपने गुरु माधव विद्यारण की सहायता से पुनः हिंदू धर्म ग्रहण किया और अपने पिता के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। तो देखो, हरियर बुक्का पहले कौन था? जब वो दिल्ली में पकड़ा गया था, दिल्ली में बंदी बनाया गया था, तब उसने मुस्लिम धर्म धारण कर लिया था। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्कन के अभियान में इसको भेजा, तो इसने संगम वंश की स्थापना करी अपने पिता के नाम पर, और इसने एक गुरु थे इसके माधव विद्यारण, इसकी सहायता से हिंदू धर्म को वापस ग्रहण कर लिया। देखो, एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब कोई हिंदू अगर मुस्लिम धर्म को अपना लेगा, तो वापस हिंदू उस मुस्लिम धर्म का जो अपनाया हुआ अनुयायी है उसको हिंदू धर्म में ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है, यही रीजन रहा है कि बहुत सारे हिंदू थे, उन्होंने मुसलमान धर्म अपना लिया, लेकिन वो वापस हिंदू नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि हिंदू जो कम्युनिटी है, हिंदू समाज है, उन्होंने कभी भी उनको हिंदू की दृष्टि से देखा ही नहीं। तो मजबूरन होके उन्होंने मुस्लिम धर्म के ही अनुयायी बने रहे। लेकिन हरियर और बुक्का को, जो उनके गुरु थे माधव विद्यारण, जो कि एक प्रख्यात पंडित थे, उनकी मान्यता बहुत ज्यादा थी, इन्होंने वैधता दी इनको, हिंदू धर्म की दीक्षा दी। तो समाज ने भी इन लोगों को स्वीकार कर लिया, क्योंकि समाज का जो मुखिया है अगर वो किसी चीज की अनुमति दे देता है तो कोई समस्या नहीं आती, वरना समाज के जो आम लोग होते हैं ना, वो समस्या पैदा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने वापस हिंदू धर्म किया, और समाज ने भी इनको स्वीकार किया, और इनके शासन को भी स्वीकार किया। इनके पिता का नाम संगम था, इसलिए इन्होंने संगम राजवंश की नींव डाली। ठीक है, तो कहां पर इसकी स्थिति थी विजयनगर साम्राज्य की? तो विजयनगर और तुंगभद्रा नदी के तट पर इसकी राजधानी हम्पी थी। तो नदियां कौन कौन सी थी? तुंगभद्रा और विजयनगर। और इसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी हम्पी थी। ये कहां पर है वर्तमान समय में? ये कर्नाटका पर स्थित है। अब देखो, यहां पर प्रश्न कैसे बनेगा कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी तट पर स्थित था? तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित था। इसको 7 स्टार आप लगा लो, 7 स्टार लगा लो, क्वेश्चन बनेंगे तो वो यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये भी प्रश्न आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि हरियर बुक्का को किसने
हिंदू धर्म वापस ग्रहण करवाया। तो ये भी 7 स्टार है, इसको भी लगा लो। ठीक है, इसके अलावा आपसे ये पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में हरियर और बुक्का ने दक्कन में विद्रोह सॉरी किस शासनकाल में किस सुल्तान के शासनकाल में मोहम्मद सॉरी किस शासन अरे यार देखो, किस शासक यानी कि सुल्तान के समय पर हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा, इसको भी 7 स्टार लगा लो। तो घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चन पूछ लेगा, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपको हर एक फैक्ट अच्छे से याद होना चाहिए। यूपीएससी में हमेशा यही होता है कि आपको यूपीएससी वाला घुमा फिरा के जब क्वेश्चन देता है ना, तो आपको चीजें याद नहीं रहती हैं। इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आप पढ़ो उसको आप कंसेप्ट के साथ पढ़ो और उसको याद रखने की कोशिश करो। रटोगे तो यूपीएससी आपको घुमा देगी और आप आसानी से घूम जाओगे। कुछ क्वेश्चन तो यूपीएससी में ऐसे आते हैं कि जो आपको पता है उसके बाद भी आप उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी फैक्ट पर पकड़ नहीं है। फैक्ट के साथ साथ कंसेप्चुअल दोनों चीजें आपको साथ में लेके चलनी पड़ेगी, तभी आपका यूपीएससी निकलेगा। इसके बाद जो है हमारा बुक्का प्रथम आता है। बुक्का प्रथम ने कौन कौन सी शासन की नीति अपनाई, कौन कौन से काम किए और इसके समय पर कौन कौन सी घटनाएं इंपोर्टेंट हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बुक्का प्रथम ने तेलुगु विद्वान नच्छन सोम को संरक्षण दिया और स्वयं वेद मार्ग प्रतिस्थापक की उपाधि धारण की। तो आप समझ सकते हैं कि जब इनके जो बाप थे हरियर और बुक्का, तो इन लोगों ने जब मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया था तो कितनी आसानी से इन्होंने हिंदू धर्म को वापस स्वीकार कर लिया। तो विजयनगर साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग हिंदू धर्म को बड़ा प्रश्रय दिया करते थे। ये बात कहां से सिद्ध होती है? ये बात नच्छन सोम जो तेलुगु विद्वान थे, इनको संरक्षण दिया, इस बात से प्रूफ होती है। इसके अलावा ये भी एक वेद का महत्वपूर्ण पाठक था और प्रचार प्रसार करता था वेद की शिक्षाओं का। ठीक है, इसने खुद ने एक उपाधि ली, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। ठीक है, इसके अलावा इसके पुत्र कुमार कंपन के नेतृत्व में मदुरा की विजय हुई। इस विजय का उल्लेख कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी ने अपने ग्रंथ मधुरम विजय में किया है। तो मैंने आपको बताया था कि इतिहास को जानने के दो स्रोत होते हैं, एक तो साहित्यिक स्रोत होता है, एक क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत। फिर साहित्यिक स्रोत को भी मैंने आपको दो भागों में विभाजित किया था, एक होता है धार्मिक और एक होता है गैर धार्मिक, और एक होता है विदेशी लोगों का विवरण। तो ये जो है वो गैर धार्मिक ग्रंथ है, और गैर धार्मिक ग्रंथ यानी कि मधुरम विजय के माध्यम से हमें समझ में आता है कि किस प्रकार उसके जो पुत्र था उसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, को आगे बढ़ाया, मदुरा को विजय किया। तो इसके पुत्र कंपन के नेतृत्व में मदुरा की विजय हुई। किसके पुत्र? बुक्का। बुक्का का पुत्र था ये कंपन, इसके नेतृत्व में मदुरा की विजय हुई और इस विजय का उल्लेख कुमार कंपन की पत्नी, मतलब इसी की पत्नी थी, कौन? गंगा देवी। कुमार कंपन की पत्नी थी गंगा देवी, उसने अपने ग्रंथ में मधुरम विजय की बात लिखी कि मदुरै को इसने जीता था। अब आप मुझे बता दो कि वर्तमान समय में मदुरा है वो कहां पर स्थित है। ठीक है, तो बुक्का का बेटा था कुमार कंपन की जो पत्नी थी गंगा देवी ने एक ग्रंथ की रचना की, मदुरा विजयम। इसमें लिखा गया था कि कुमार कंपन ने मदुरै को विजय हासिल की थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अब इस फैक्ट में से क्या इंपॉर्टेंट है? इस फैक्ट में से यहां से क्वेश्चन बन जाएगा कि ग्रंथ मधुरम विजय किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये 7 स्टार है, इस पे आप थोड़ा सा 7 स्टार लगा लेना, कहीं ना कहीं आपसे कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अभी तक तो आपसे पूछा नहीं है। इसके बाद बुक्का प्रथम के बाद जो शासक हुए वो कौन हुए? हरियर सेकंड हुए। ठीक है, तो हरियर सेकंड ने अपना प्रधानमंत्री सायण को बनाया, उसने वेदों पर टीकाएं लिखी। हरियर सेकंड ने श्रीलंका का अभियान कर करों की प्राप्ति की। देखो, हरियर सेकंड के समय पर जो सायण था एक विद्वान था और इसने वेदों के माध्यम से जो हिंदू धर्म है उसको प्रसारित किया। इसके अलावा सायण ने अनेक टीकाएं भी लिखी।
तो हरिहर सेकंड के द्वारा इसको बड़ा विद्वान माना गया। इसके अलावा सायण को कूटनीतिक संबंध में भी काफी ज्ञान था, तो हरिहर सेकंड ने इसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया और अपने शासन में इसको संरक्षण प्रदान किया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हरिहर सेकंड ने श्रीलंका का अभियान कर करों की प्राप्ति की, यानी कि श्रीलंका ये हमारा भारत देश है, ये हमारा श्रीलंका है, हमारा नहीं है। तो पहले तो पूरा भारत ही हमारा था, श्रीलंका भी हमारा ही था। तो श्रीलंका पर आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद यहाँ का जो शासक था उसके शासक को मजबूर किया कि भाई तुम लोग हमें टैक्स दो। ठीक है, ये हमारी बात हो गई हरिहर सेकंड के बारे में। इसके बाद कौन से शासक आते हैं, वो आते हैं देवराय फर्स्ट। ठीक है, अब देवराय से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। देखो, ऐसे तो मैं आपको बताऊं कि हरिहर सेकंड के बारे में बहुत सारी आपको बातें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन कोई काम की नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। जो भी काम की चीज है वो मैं आपको बताऊंगा। एक टाइमलाइन है कि इस शासक के बाद ये शासक आया और इस शासक के बाद ये शासक आया, इस शासक के समय पर कौन कौन सी घटनाएं इंपोर्टेंट हुई हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आलतू फालतू चीजों को हम लोग छोड़ देंगे। अगर हम पूरा इतना डिटेल में पढ़ेंगे जो कि काम का नहीं है तो कभी यूपीएससी पास कर ही नहीं पाएंगे, वरना हरिहर सेकंड का इतिहास ही जो है हम लोग जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे, लेकिन वो इतिहास कभी भी समाप्त नहीं होगा। आगे हम लोग बात करते हैं देवराय फर्स्ट के बारे में। तो देवराय फर्स्ट ने मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल किया। इसने तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध बनाकर सिंचाई सुविधा प्रदान की। ठीक है, तो पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि इसने देवराय ने मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल किया। इससे पहले जो शासक थे उन्होंने भी मुसलमानों को सेना में शामिल किया, लेकिन इतनी अधिक संख्या में मुसलमान कभी शामिल नहीं हुए। लेकिन देवराय सेकंड को यह मालूम था कि अगर मुसलमानों का समर्थन हासिल कर लिया जाएगा तो विद्रोह की संभावना कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि केंद्र में उस समय पर मुसलमानों की सत्ता स्थापित थी। जब मुसलमानों की केंद्र में सत्ता स्थापित होगी तो दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं जो मुसलमान हैं वो विद्रोह करते रहेंगे, क्योंकि अपने आप को वो हीन समझते रहेंगे। तो ये कूटनीतिक संबंध होता है, ये सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बात थी कि मुसलमानों को शामिल किया जाए सेना में। और एक रीजन और था, क्योंकि उस समय पर मुसलमान थे वो अत्यंत शक्तिशाली थे, क्योंकि वो जनजातियां अपने सैन्य अभियान के लिए जानी जाती थी। तो अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए उसने मुसलमानों को सेना में शामिल किया। ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध बनाया। ठीक है, तो इसने कृषि के लिए भी काम किए। कृषि के लिए काम क्यों किए? क्योंकि कृषि की जब उत्पादकता बढ़ेगी तो उद्योगों को कच्चा माल मिलेगा, उद्योगों को कच्चा माल मिलेगा तो सेवा क्षेत्र भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो पूरी की पूरी नगरीकरण की जो हमारी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। जब नगरीकरण की प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली राजस्व प्राप्त होगा। किसको? ये राजस्व प्राप्त होगा देवराय देवराय को। इसीलिए इसने हरिद्रा बांध बनवाया, जिससे कि सिंचाई सिंचाई की सुविधा आम लोगों को आसानी से मिल जाए, उत्पादन बढ़ जाए। इसके अलावा अन्य फैक्ट कौन सा है, इसके दरबार में श्रीनाथ रहता था जिसने हरविलास नामक ग्रंथ की रचना की। तो ऐसा ही नहीं कि इसने केवल अपने शासन साम्राज्य को स्थापित करने में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या फिर इसने राजनीतिक या कूटनीतिक क्षेत्र में ही काम किए, इसने कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में भी अनेक काम किए। इसकी हमें जानकारी कहां से मिलती है? इसकी हमें जानकारी मिलती है हरविलास नामक ग्रंथ से। ठीक है, तो इसने बहुत सारे जो जो साहित्यकार थे उनको इसने संरक्षण दिया। इसी में से एक श्रीनाथ था। श्रीनाथ ने हरविलास नामक ग्रंथ की रचना की। और इसी के समय पर इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी भारत आया था, जिसने सती प्रथा, नव प्रथा और दिवाली प्रचलन का उल्लेख किया। तो देखो, आपके जो क्वेश्चन बन जाएंगे, कहां से क्वेश्चन बन जाएंगे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि तुंगभद्रा नदी पर किस शासक के समय पर हरिद्रा बांध का निर्माण हुआ था। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाएगा कि हरविलास नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो ये श्रीनाथ ने की थी। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि श्रीनाथ था वो किसके शासन में संरक्षण हासिल किए हुए था, यानी कौन से राजा ने इसको संरक्षण दिया था, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा कि देवराय के समय पर किस विदेशी यात्री ने यात्रा की थी, तो निकोलो कॉन्टी का नाम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यूपीएससी में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि भैया सती प्रथा, नवरात्रि और दिवाली
का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है? तो आप ये लोग बता देना आसानी से कि भाई निकोलो कांटी ने किया है। तो इस तरह से इस 3 फैक्ट पर जाने कितने प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी डिजाइन कर सकता है। तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए हर चीज के बारे में। तो जिस प्रकार से आप जब क्वेश्चन लगाते हो तो क्वेश्चन लगाते समय आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आप जो है यूपीएससी जो है वो किस प्रकार से क्वेश्चन बनाती है। उसी तरह से आप जो फैक्ट है उनको आप याद रखिए। लेकिन ये सब समझने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर लगाने पड़ेंगे। जितने भी टॉपर होते हैं वो आपको ये सब सिर्फ यही बताएंगे कि यूपीएससी के पेपर को देखो, ट्रेंड देखो। इसका मतलब क्या होता है कि यूपीएससी पूछता क्या है। अब आप ऐसी चीज पढ़ रहे हो जो कि कभी आती नहीं है, या फिर आती है तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो उसको पढ़ने से क्या मतलब है। जैसे आपने पूरा 1 साल मिडिएवल हिस्ट्री में ही लगा दिया, मिडिएवल हिस्ट्री की सारी किताबें आपने पढ़ ली, लेकिन यूपीएससी में दो तीन क्वेश्चन पूछता है वो मिडिएवल हिस्ट्री के, तो क्या मतलब है। तो ट्रेंड के हिसाब से पढ़ो। और आपको मैं बताऊं कि यूपीएससी का कोई ट्रेंड नहीं होता है, कोई भी सब्जेक्ट को आप नहीं छोड़ सकते हो सकता है कि इकोनॉमिक्स में से वो क्वेश्चन पूछ ले, 27 28 30 क्वेश्चन पूछ ले। हो सकता है कि ज्योग्राफी में से कोई क्वेश्चन पूछ ले, ज्यादा संख्या में क्वेश्चन पूछ ले। या फिर हो सकता है कि पॉलिटी में से ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले। तो किसी भी पेपर को आप छोड़ नहीं सकते, किसी भी सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते, है ना। तो पहले तो पूरी संपूर्ण तैयारी कीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कीजिए, सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद जो अंतिम समय आता है हमारा जनवरी के बाद, तो उन्हीं सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। चलो ठीक है, अपने टॉपिक पर आते हैं। देवराय फर्स्ट के बाद देवराय सेकंड शासन करते हैं। अब देवराय सेकंड के समय पर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देवराय सेकंड तो देवराय सेकंड अपने सिंहासन के पास कुरान रखता था ताकि मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जा सके। देखो, जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा था कि देवराय फर्स्ट था, देवराय फर्स्ट ने मुसलमानों को अपने शासन काल में नौकरशाही पद पर जो पद था वो था धारण करने दिया, यानी कि सेनाओं में मुसलमानों को शामिल किया। इसका मतलब क्या था कि मुसलमानों का समर्थन लिया जा सके। जब तक मुसलमानों का समर्थन प्राप्त नहीं हो पाएगा तो एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना एक असंभव था। इसी प्रकार से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए इसने अपने सिंहासन के बगल में कुरान रख ली। इसी प्रकार से अन्य लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। ये होता है सॉफ्ट पावर। तो देवराय सेकंड ने सॉफ्ट पावर का यूज करते हुए जो मुस्लिम धार्मिक की जो सबसे पवित्र ग्रंथ है कुरान, उसको अपने साथ अपने सिंहासन के बगल में रखा। इससे जो सभी मुसलमान लोग हैं उन्होंने ये सोचा कि भैया ये मुसलमान मुस्लिम धर्म को ये समर्थन देता है और इसका इसका हमें साथ देना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से देवराय सेकंड को मुस्लिम मुस्लिम जो धर्म है, मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं, उनका समर्थन प्राप्त हो गया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है। इसके दरबार में ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया, जिसने कहा कि विजयनगर राज्य में 300 बंदरगाह हैं, 300 बंदरगाह थे और राजा का खजाना सोने से भरा हुआ था। यहाँ के लोगों के लिए गुलाब इतना ही आवश्यक था जितना कि भोजन। देखो, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इसके दरबार में कौन आया था, अब्दुल रजाक। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस पर भी आप 7 स्टार लगा लो। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि अब्दुल रजाक किसके समय पर आया था, देवराय सेकंड के समय पर आया था। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि अब्दुल रजाक किस देश से संबंधित था, तो ये भी पूछ लिया जाएगा, ये ईरान से संबंधित था। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि विजयनगर साम्राज्य के आर्थिक समृद्धि के लिए जो बंदरगाह थे अत्यंत महत्वपूर्ण थे। बंदरगाह के माध्यम से अनेक जो देश थे, यानी कि ईरान, इराक, सीरिया और इसके अलावा जो हमारा पश्चिम यूरोप का जो भाग है, वहां से हम लोग जो है आयात निर्यात करते थे। और देखो, इन्हीं के माध्यम से हमारा जो मसाला है, मसाला कहाँ पर जा रहा है, हमारा पश्चिम एशिया में मसाला जा रहा है, हमारा अफगानिस्तान में जा रहा है, हमारा ईरान में जा रहा है, हमारा इराक में जा रहा है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया में जा रहा है, इसके अलावा जो साउथ ईस्ट के जो देश हैं हमारे, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इसके अलावा श्रीलंका, यहाँ पर भी हमारा आयात निर्यात बढ़ रहा है। तो इसके समय पर, यानी कि देवराय के समय पर हमारा निर्यात इतना ज्यादा हो गया था कि जो राजस्व है वो सोने से भर चुका था। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हमारे यहाँ से मसाला भेजा जाता था और मसाले के बदले हम लोग यहाँ पर
सोना लिया करते थे। यहां से हमने मसाला भेजा पश्चिम एशिया को, और पश्चिम एशिया से हम लोगों ने सोना खरीदा। तो कितना मतलब अच्छा व्यापार हुआ करता था। तो उस समय विजयनगर साम्राज्य को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। वहां पर गुलाब भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि गुलाब की धार्मिक भावना जुड़ी हुई थी। तो यहाँ के लोगों के लिए गुलाब इतना आवश्यक था जितना कि भोजन। तो इस प्रकार से हमने देवराय के समय काल को देख लिया। तो हम लोगों ने देख लिया, देखो हमने संगम वंश की बात की, तो संगम वंश में हम लोगों ने हरियर और बुक्का की बात की, किस प्रकार से हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद बुक्का प्रथम ने शासन संभाला, इसके बाद हरियर सेकंड ने संभाला, इसके बाद देवराय फर्स्ट ने संभाला, इसके बाद देवराय सेकंड ने संभाला। इसके बाद जो हमारी होगी स्थापना, वो सुलभ वंश की स्थापना होगी, क्योंकि देवराय सेकंड के बाद जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो कमजोर शासक हुए, और ये सुलभ वंश थे। ये कौन थे? ये भी एक सामंत थे इन लोगों के, और ये भी क्या करेंगे, इनका जो कमजोर उत्तराधिकारी होगा उसको मार के सुलभ वंश की स्थापना कर देंगे। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कौन था शासक? इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक था जिसने सुलभ वंश की स्थापना की थी, वो था सुलभ नरसिंह। इसने अपने नाम से ही सुलभ वंश की स्थापना की थी। तो ये इसके जो उत्तराधिकारी हुए, उसके जो उत्तराधिकारी ने भी शासन को ढंग से नहीं संभाल पाया, और इसके अलावा फिर एक तुलुक वंश की स्थापना हुई। तुलुक वंश की स्थापना में किसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है? वो है बीरन सिंह की। बीरन सिंह ने तुलुक वंश की स्थापना की थी। तो तुलुक वंश में सबसे महत्वपूर्ण राजा थे, वो कौन थे? कृष्णदेव राय। अब देखो, कृष्णदेव राय के बारे में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी ने भी कई बार एग्जाम पूछे हैं। अब फैक्ट के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो देखो, यहां तुलुक वंश से संबंधित शासक था, मतलब यहां नहीं, ये है, ये तुलुक वंश से संबंधित शासक था। आपसे ये प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था, तो ये तुलुक वंश से संबंधित था। इसके अलावा इसे आंध्र भोज और अभिनव भोज के नाम से भी जानते हैं। इस पे भी 7 स्टार लगा लेना, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि आंध्र भोज और अभिनव भोज के नाम से किसको जाना जाता है। तो ये भी बात हो गई। इसके अलावा इसने तेलुगु में अमुक्त माल्यात नामक ग्रंथ की रचना की। ये भी 7 स्टार है, इसको भी आप लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो संस्कृत में जाम्बवंती कल्याणम की रचना की। ठीक है, इसके दरबार में तेलुगु के 8 विद्वान रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी फैक्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इस पे भी 7 स्टार लगा लो। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में रहा करते थे, तो वो कृष्णदेव राय है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जाम्बवंती कल्याणम किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी आप बता देना, कृष्णदेव राय के नाम पर लिखी गई है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाएगा अमुक्त माल्यदा किसके नाम किसने किसकी रचना है, तो ये भी आपको मालूम हो जाएगा, कृष्णदेव राय की है। आंध्र भोज किसको बोलते हैं? ये भी कृष्णदेव राय को बोलते हैं। अभिनव भोज भी कृष्णदेव राय को बोलते हैं, और कृष्णदेव राय तुलुक वंश से संबंधित था। देखो, कृष्णदेव राय की अगर हम बात करते हैं, तो कृष्णदेव राय राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से एक मजबूत शासक सिद्ध हुए, और इन्होंने कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने कला और संस्कृति के क्षेत्र के साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में, इसके अलावा संगीत के क्षेत्र में, इसके अलावा नृत्य के क्षेत्र में, इसके अलावा कूटनीति संबंध के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इनके जो 8 विद्वान थे, वो 8 विद्वान एक तरह से मुख्य कड़ी के रूप में काम करते थे, जो अपने अपने क्षेत्र के मास्टर हुआ करते थे। इन्होंने टीम वर्क के माध्यम से अपने साम्राज्य की स्थापना की। ये 8 विद्वान इनको समय समय पर सजेशन भी दिया करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो कला एवं संस्कृति को भी इसने संरक्षण प्रदान किया, और इसके अलावा अन्य जो आयाम हैं इनको भी इसने, कृष्णदेव राय ने सम्मान दिया। इसके अलावा और कौन कौन सी बातें हैं कृष्णदेव राय के संबंध में, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। कृष्णदेव राय ने विवाह कर समाप्त कर दिया, विवाह कर समाप्त कर दिया, और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। यह शतरंज का खिलाड़ी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। देखो, बाबर उस समय जब आया था,
तो आपको पता है कि बाबर कितना शक्तिशाली शासक था। इसका सैन्य संगठन भी अत्यंत मजबूत था। बाबर की एक मुख्य इच्छा थी कि भाई हम दक्षिण भारत में भी अपने साम्राज्य को फैलाएं, लेकिन ये उत्तर भारत में ही मतलब संतुष्ट था। इसने लूटपाट की और अपना एक प्रतिनिधि छोड़ा और ये वापस काबुल में चला गया। तो दक्षिण भारत में इसका यानी कि कृष्णदेव राय का सबसे अधिक नाम चल रहा था। तो तुजुक ए बाबरी आप सभी लोग जानते हैं कि ये आत्मकथा है बाबर की। इसमें कृष्णदेव राय का भी वर्णन देखने को मिलता है। जो शक्तिशाली शासक होता है, जिसमें क्वालिटी होती है, इतिहास इतिहास के पन्नों में उसी के बारे में लिखा होता है। इसी प्रकार से तुजुक ए बाबरी के वर्णन में अगर कृष्णदेव राय की अगर बात आती है, कृष्णदेव राय का अगर नाम आता है, तो ये एक मजबूत शासक है। इसको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसके अलावा ये खिलाड़ी भी था, क्योंकि शतरंज का बड़ा खिलाड़ी था। इसके अलावा इसने सामाजिक क्षेत्र में भी काम किए। सामाजिक क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं तो इसने विवाह कर को भी समाप्त कर दिया। इसके अलावा कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी हजारा नाम राम मंदिर का निर्माण करवाया। इसके समय पर यूरोपीय यात्री डोमिनिगो पायस एवं बारबोसा आए। डोमिनिगो पायस ने नायंकर व्यवस्था का उल्लेख किया है। तो यहां से भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसको भी 7 स्टार लगा लेना, क्योंकि ये भी कभी ना कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि तुजुक ए बाबरी आत्मकथा किससे संबंधित थी। ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बाबर से संबंधित थी और बाबर ने खुद इसको लिखा था। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाएगा कि तुजुक ए बाबरी में दक्षिण भारत का कौन सा प्रतापी शासक था जिसके बारे में वर्णन किया गया है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और पूछा भी गया है कि विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा राम मंदिर, देखो ये दो अलग अलग नाम है। विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा राम मंदिर, ये अलग अलग नाम है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया। ये कृष्णदेव राय ने करवाया। इसके अलावा इसके समय पर कौन कौन से विदेशी शासक भारत में आए, तो ये डोमिनिगो पायस था और बारबोसा, ये सब क्या है भारत में आए थे इसके समय। तो आपको पता है कि किस प्रकार इन फैक्टों से कितने सारे क्वेश्चन आपके आराम से बन जाते हैं। कृष्णदेव राय के बाद सबसे महत्वपूर्ण आते हैं जिसका नाम है अजित देव राय। देखो टेलीग्राम का नाम क्या है, टेलीग्राम का नाम है भूपेंद्र सिंह दिनकर। देखो ये नीचे नाम लिखा गया है ना, इसी नाम से आपको टेलीग्राम की लिंक नहीं, आप सर्च करना टेलीग्राम पर, तो भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से आपकी जो टेलीग्राम की वो है ग्रुप आपको मिल जाएगा। उसको आपको ज्वाइन करना है और आपको शुरू से लेकर एंड तक सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। आपको नोट्स की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे सिर्फ यही बोलूंगा कि आप केवल पीडीएफ पर निर्भर ना रहें, आप पीडीएफ से खुद के नोट्स बनाएं, मतलब खुद लिखें, तब जाके आपको समझ में आएगा। वरना पीडीएफ आप इकट्ठी करते रह जाओगे, कभी भी आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। तो खुद मेहनत करोगे तभी जाके पार पड़ेगी, वरना और तो कुछ होगा नहीं। तो बात करते हैं अच्युत देव राय की। तो इसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ। इसके समय पुर्तगाल घोड़े का व्यापारी यात्री मुनिच आया। मुनिच ने लिखा है कि विजयनगर राज्य की महिलाएं लेखिका एवं भविष्य वक्ता होती थी एवं कुश्ती में भाग लेती थी। तो इसके माध्यम से यानी कि अच्युत देव राय के समय पर महिलाओं का सम्मान किया जाता था। और उस समय पर आप लोग देख सकते हैं कि उत्तर भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। तो इस बात से हमें समझ में आता है कि महिलाएं उस समय पर लेखिका भी थी, भविष्यवक्ता भी थी और कुश्ती में भाग लेती भी थी। कुश्ती में भाग लेती थी इसका मतलब कि महिलाओं को अत्यधिक सम्मान दिया जाता था और समानता का व्यवहार महिलाओं के साथ किया जाता था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संगम काल के समय महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी, महिलाएं लेखिका हो सकती थी, महिलाएं भविष्य वक्ता हो सकती थी, महिलाएं कुश्ती में भाग ले सकती थी। तो आप बोलोगे कि भैया उस समय तो महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी तो महिलाएं कुश्ती में भाग नहीं ले सकती, तो इस तथ्य को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो 1 और 2 इसका सही आंसर है, वहीं पर आपका जो है आंसर गलत हो जाएगा। यूपीएससी हमेशा अपवाद पे क्वेश्चन पूछती है, तो ये भी एक अपवाद है उस समय का, क्योंकि कुश्ती आज के समय पर भी मतलब बहुत बुरी मानी जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो हमारी महिला कुश्ती खिलाड़ी रही हैं जिन्होंने हमारे भारत देश को स्वर्ण पदक दिलाया है। कौन कौन सी
कुश्ती महिला कुश्ती खिलाड़ी हैं, उसका नाम कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो। लेकिन आज भी महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है ना। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे सांसद हुए हैं और बहुत सारी क्या नाम से महिलाएं हैं, वो धार्मिक गुरु भी हैं, तो महिलाओं की स्थिति सही है, लेकिन महिलाओं की स्थिति आज भी बहुत खराब है। तो देखो, आपको ये क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएगा यूपीएससी में कि मुनिज मुनिज कौन था। ये पुर्तगाली था और ये किसके समय पर आया था, ये अच्युत देव राय के समय पर आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 7 स्टार आप इस पर लगा लेना। इसके बाद जो आता है वो सदाशिव राय आता है, ठीक है। सदाशिव राय ने अपने राज्य में नायकों को व्यवसाय कर से मुक्त कर दिया था। अभी हम नायक जो है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, नायक कौन होते हैं। इनको कर से मुक्त कर दिया था। इसके समय पर तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। ये तालीकोटा का युद्ध जो है ना, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी डेट भी आप लोग याद कर लेना, कई बार डेट भी इसकी पूछ ली जाती है अन्य पीसीएस एग्जाम है उनमें। तो 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, ये अत्यंत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। इसके अलावा जिसे राक्षसी तगड़ी बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं, तो ये सब इनके अलग अलग नाम है, ठीक है। इस युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा राज्यों का संघ शामिल था, जहां विजयनगर पराजित हुआ। तो देखो, सदाशिव राय के समय पर क्या है, दक्षिण भारत में और भी राज्य थे, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा। ये जो थे वो दक्षिण भारत के छोटे छोटे से राज्य थे और विजयनगर साम्राज्य था वो एक थोड़ा सा बड़ा राज्य था। तो इनका एक संघ होता था। इसके एक संघ ने अहमदनगर, बीजानगर और बीदर और गोलकुंडा के संघ ने विजयपुर विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया। उस समय कौन शासन कर रहा था, उस समय सदाशिव राय शासन कर रहा था। तो इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे कि विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हुआ था, या फिर बन्नी हट्टी का युद्ध जब हुआ था, या फिर तालीकोटा का जब युद्ध हुआ था, उस समय का शासक कौन था, सदाशिव राय था। ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि तालीकोटा का युद्ध में कौन कौन से जो राज्य थे वो शामिल थे, तो अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा। और देखो, मैं आपको एक बात और बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य के टूटने से ही इन इन राज्यों का निर्माण हुआ था, यानी कि अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा। यानी कि ये इसका अपघटन होता जाएगा विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है। अब इन्हीं में से इन्होंने एक संघ बना लिया और विजयनगर राज्य को इसने हरा दिया। फिर विजयनगर साम्राज्य है वो अलग अनेक राज्यों में बट जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह लड़ाइयां हमेशा चलती रहेंगी कि पहले एक साम्राज्य का निर्माण होगा, एक मजबूत साम्राज्य का निर्माण होगा। अब केंद्र में अगर योग्य राजा नहीं होगा, अगर योग्य राजा नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो साम्राज्य है वो अनेक भागों में बट जाएगा। और ये आपको चीजें देखने को मिलेंगी कि पहले केंद्र में एक शासन सत्ता स्थापित होगी, ये साम्राज्य का निर्माण करेगा, साम्राज्य की स्थापना करेगा। फिर कमजोर शासक आएंगे, तो ये जो राज्य है वो अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाएगा। अब यही छोटे छोटे भाग जो हैं वो आपस में लड़ते रहेंगे। फिर एक नया कोई आएगा शासक, वो वापस इसको एक साम्राज्य में निर्माण कर देगा। फिर इसका कोई शासक आएगा, वो कमजोर होगा, फिर छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएगा। इस प्रकार से एक बड़े साम्राज्य का निर्माण, फिर उसका अपघटन, एक बड़े साम्राज्य का निर्माण, फिर उसका अपघटन, ये सब बातें चलती रहेंगी हमारे इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा आर्यवीडु वंश, ठीक है। इसका संस्थापक कौन था, तिरुमल इसका संस्थापक था। इसका संस्थापक तिरुमल था। इस वंश का अंतिम शासक वेंकट द्वितीय था। तो आर्यवीडु वंश ने बहुत कम समय तक शासन किया था, है ना। या फिर इसके समय पर कोई अत्यंत महत्वपूर्ण घटना भी नहीं हुई थी। इसका जो अंतिम शासक था वो वेंकट सेकंड था। तो आपको ये याद होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम जो वंश था वो आर्यवीडु वंश था। आपको ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि प्रथम और अंतिम आपसे पूछ लिया जाएगा। और आर्यवीडु वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, वेंकट सेकंड। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये सब चीजें आप याद रख लो, ये यूपीएससी में कहीं ना कहीं आपसे पूछ ली जाएगी। अब मैंने आपसे बात की थी न्यायांकर व्यवस्था के बारे में, ठीक है। अब न्यायांकर व्यवस्था क्या होती है ये हम लोग देख लेते हैं। तो न्यायांकर व्यवस्था के बारे में हम लोग देखते हैं।
तो विजयनगर में नायक सैनिक सामंत थे। इन सैनिक अधिकारियों को भू राजस्व में वेतन दिया जाता था। इन्हें जो भूमि प्रदान की गई उसे अमरम कहा गया था और इन नायकों को अमर नायक कहा गया। इस व्यवस्था में नायकों की शक्ति में वृद्धि करती होती जा रही थी, जो विजयनगर साम्राज्य की कमजोरी एवं पतन में सहायक सिद्ध हुई। सॉरी। जिस प्रकार से हम उत्तर भारत की बात करते हैं, तो उत्तर भारत में सामंती व्यवस्था चल रही थी। सामंती यानी कि गवर्नर हुआ करते थे, वो व्यवस्था चल रही थी। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी एक व्यवस्था चल रही थी, नायकर व्यवस्था। बस नाम चेंज हो गया था, व्यवस्थाएं सब वैसी की वैसी ही थी। तो ये लोग क्या है कि ये राजा राजा के क्या है, सैनिक हुआ करते थे और सैनिक के वेतन के बदले इन लोगों को एक भूमि दे दिया करते थे। तो भूमि के बदले इन लोगों को जो है उनका उनको भूमि मिल गई और भूमि से वो टैक्स वसूलते थे और टैक्स से अपना वेतन प्राप्त करते थे। ठीक है, अब इनको भूमि दे दी जाएगी तो भूमि से भैया ये प्रशासनिक अधिकार भी प्राप्त कर लेंगे, सैनिक अधिकार भी प्राप्त कर लेंगे। तो ये एक छोटे से राजा के रूप में ये व्यवहार करेंगे। अब यही छोटे छोटे राजा हैं, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इनको प्रशासनिक शक्ति भी मिल गई, इनको राजनीतिक शक्ति भी मिल गई, इनको सैन्य शक्ति भी मिल गई। ठीक है, तो इनको जो भूमि प्रदान की जाती थी उसको हम अमरम के नाम से जानते थे। किसके नाम से? अमरम के नाम से हम लोग इसको जानते थे। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि अमरम शब्दावली किससे संबंधित है। तो अमरम शब्दावली किससे संबंधित है कि सैनिक अधिकारियों को जो भू राजस्व वेतन दिया जाता था उसको हम अमरम नाम से जानते हैं। और आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि अमरम व्यवस्था कहाँ की व्यवस्था है। ये विजयनगर साम्राज्य की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में सैनिक सामंत होते थे। उन सामंतों को भू राजस्व प्रदान किया जाता था वेतन के रूप में, और जिस भूमि को दिया जाता था उस भूमि को हम लोग अमरम के नाम से जानते थे। और इसका जो नायक था वो इस नायक को अमरम नायक के नाम से जानते थे। इस व्यवस्था में नायकों की शक्ति में वृद्धि हुई और ये विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण हुई, है ना। इसी तरह विजयनगर साम्राज्य में 12 ग्रामीण अधिकारियों को आयंगर कहते थे। ये आयंगर के ऊपर भी आपका प्रश्न यूपीएससी में पूछा जा चुका है, 7 स्टार लगा लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर से रिपीट होकर ये आपको परेशान करता रहेगा। तो इसी तरह विजयनगर साम्राज्य में 12 ग्रामीण अधिकारी आयंगर कहलाते थे, जिनकी नियुक्ति राज्य करता था। इस तरह यहां ग्रामीण स्वायत्ता नहीं थी। तो ग्रामीण स्वायत्ता क्यों नहीं थी? क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन करता था? इनकी नियुक्ति केंद्र करता था, यानी कि राज्य करता था। इसलिए विकेंद्रीकरण की भावना नहीं थी। हालांकि ये लोग जो आयंगर हैं, ये लोग विकेंद्रीकरण की भावना पर ही काम करते थे, यानी कि ये लोग जो हैं स्थानीय शासन को ही संभालते थे। लेकिन स्थानीय शासन को संभालते तो थे, लेकिन इनकी नियुक्ति जो है वो केंद्र के द्वारा की जाती थी। अब जब केंद्र के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी तो स्थानीय शासन के बारे में इनको जानकारी नहीं होगी, स्थानीय स्थानीय लोगों के समस्याओं के बारे में इनको जानकारी नहीं होगी, स्थानीय लोगों के जो मुद्दे हैं उनके बारे में जानकारी नहीं होगी। जब इनको समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं होगी तो सुदृढ़ रूप से ये काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात पूछी जाती है आयंगर व्यवस्था की, तो आप ये सब लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे विजयनगर की आर्थिक प्रशासनिक संरचना के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम सूफी आंदोलन स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो विजयनगर साम्राज्य की हमारी आर्थिक प्रशासन विशेषता है, हम उसके बारे में देख लेंगे कि किस प्रकार की विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक विशेषता काम करती है। तो विजयनगर राज्य में दस्तकार वर्ग व वीर पंचाल कहा जाता था। मनुष्य का क्रय विक्रय बेसबक कहलाता था। ये शब्दावली है, ये शब्दावली आप लोग जो है वो याद कर लेना। ठीक है, तो वीर पंचाल किसे कहते थे, ये शब्दावली भी 7 स्टार है, इसको भी आप याद कर लेना। यूपीएससी में कहीं ना कहीं आपसे पूछ ली जाएगी। 2016 में इसने वाट लगा दी थी शब्दावली पूछ पूछ के। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो शब्दावली से संबंधित हुए थे। उसके बाद 2017 में जब पेपर हुआ तब सभी बच्चों ने शब्दावली को याद करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर शब्दावली नहीं पूछी गई। यूपीएससी का ये ट्रेंड होता है कि पहले शब्दावली पूछता है फिर नहीं पूछेगा, है ना। या फिर अब की बार पेपर में इसने इकोनॉमिक्स पूछ लिया, फिर इकोनॉमिक्स नहीं पूछेगा, फिर पॉलिटी पूछ लेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आपको यूपीएससी में।
तो जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, 5 साल का जो हम लोग ट्रेंड देख लेंगे, 5 साल के ट्रेंड में हम लोग देख लेंगे कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी करना स्टार्ट करें। तो वीर पंचाल शब्दावली है, ये दस्तकार वर्ग से संबंधित है। इसके अलावा मनुष्य का क्रय विक्रय बेसबक कहलाता था। देखो मनुष्य का क्रय विक्रय, मनुष्य का क्रय विक्रय क्यों होता था? मनुष्य का क्रय विक्रय होगा दास के लिए। अब भैया दास बनाने का आधार क्या था? मैंने आपको बताया था, अगर युद्ध में कोई हार गया है तो दास बना लिया जाएगा, या फिर अगर कोई ऋण साहूकार से लिया गया है, अगर वो ऋण चुकाने में असमर्थ है तो इसको दास बना लिया जाएगा, या फिर खुद व्यक्ति अपने आप को बेच देगा तो वो दास बना लिया जाएगा। अब इन दासों की मुक्ति के भी साधन हुआ करते थे। तो आपको पूछ लिया जाएगा, 7 स्टार लगा लेना, कि बेसबग है वो किस शब्दावली से संबंधित है? तो ये दास प्रथा से संबंधित है। इसमें मनुष्य का क्रय विक्रय किया जाता था। इसके अलावा राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि भंडारवाद ग्राम भूमि के नाम से जानी जाती थी। ये शब्दावली भी आपको नाम होना चाहिए, राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि, यानी कि ये भूमि जो है राज्य के शासन द्वारा संचालित होगी। राज्य का कोई अधिकारी होगा, उसको नियुक्त कर दिया जाएगा, और इस भूमि से जो भी आय होगी, पूरी की पूरी जो आय है वो कहां जाएगी? वो राजस्व में जाएगी। और कहा जाता है कि ऐसी भूमि की उत्पादकता बहुत ज्यादा हुआ करती थी, ऐसी भूमि नदियों के किनारे हुआ करती थी, तो सिंचाई की व्यवस्था भी भरपूर थी। इसके अलावा इस भूमि के लिए जो कृषक काम करते थे उनको भी राज्य की तरफ से प्रत्यक्ष वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार की भूमि को भंडारवाद ग्राम भूमि के नाम से हम लोग जानते हैं। ये भी आप लोग याद कर लेना, 7 स्टार लगा लेना। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि सल्तनत काल में भी थी, उसको हम किस नाम से जानते थे? दक्षिण भारत में इसको हम भंडारवाद ग्राम भूमि के नाम से जानते हैं, लेकिन जो सल्तनत काल के समय पर जो राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि थी उसको हम किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। इसके अलावा विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान भूमि को उंबली कहा जाता था। अगर आप कोई विशेष सेवा दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक भूमि दे दी जाएगा, इस पर कोई भी लगान किसी भी प्रकार की लगान की भूमि आपको नहीं मिलेगी। सॉरी, किसी भी प्रकार की आपको इसमें लगान नहीं देना पड़ेगा, इसको हम उंगली के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा युद्ध में मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कोडगे कहा जाता था। देखो जिस प्रकार से आज के समय पर हमारे जो सैनिक लोग हैं वो अगर शहीद हो जाते हैं तो उनको भी बहुत सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं जिससे कि उनके परिवार को एक समर्थन, एक सपोर्ट प्राप्त हो सके। उसी प्रकार से विजयनगर साम्राज्य की भी ये व्यवस्था थी कि जो लोग युद्ध भूमि में लड़े हैं और उनकी मृत्यु हो गई है तो उनको भी एक भूमि दी जाएगी और इस भूमि में से भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो सैनिकों के लिए कितनी संवेदना, कितनी करुणा, कितनी सहानुभूति रखते थे। इसके अलावा कृषक मजदूर कूदी कहलाते थे। देखो कृषक मजदूर कूदी कहलाते थे। भू राजस्व का निर्धारण भूमि की गुणवत्ता, सिंचाई की सुविधा के अनुसार लिया जाता था, अतः भू राजस्व की राशि भिन्न भिन्न हुआ करती थी। तो ऐसे कृषक जो पहले इस भूमि में काम कर रहे हैं, इसमें काम समाप्त हो गया तो इस भूमि में भी काम कर लेंगे, यानी कि इनकी एक कोई प्रत्यक्ष भूमि नहीं हुआ करती थी कि जिसमें वो स्थायी रूप से कृषि कर रहे हैं। तो एक तरह से ये मजदूर हुआ करते थे, तो इसे कृषक मजदूर के नाम से जानते हैं। तो ये शब्दावली भी 7 स्टार लगा लो, इसको भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि कूदी जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, तो कृषक मजदूर होते हैं वो कूदी कहलाते हैं। इसके अलावा जो भू राजस्व होता है यानी कि टैक्स की जो व्यवस्थाएं हम लोग करते हैं वो किसके नाम से करते हैं? वो हम करते हैं किस प्रकार की भूमि है, किस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था है, उसके हिसाब से हम लोग टैक्स लेंगे। अगर अच्छा उत्पादन होता है, अच्छी गुणवत्ता है, तो अच्छा इसमें टैक्स हमें मिलेगा, टैक्स हम लगाएंगे। अगर इस मिट्टी की गुणवत्ता है वो कम है तो इसमें टैक्स कम लगाएंगे। सिंचाई की व्यवस्था भी अगर कम है तो इसमें हम टैक्स लगाएंगे। तो इस प्रकार से भू राजस्व का निर्धारण गुणवत्ता एवं सिंचाई के समय पर हुआ था। इसी प्रकार से अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं सल्तनत काल में, तो सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने भी भू राजस्व का निर्धारण गुणवत्ता एवं सिंचाई के साधनों के अनुसार करवाया था।
इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो उत्तर भारत से आकर हमारे दक्षिण भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में भी आ जाएंगी। इसी प्रकार से अनेक जो राजदूत हुआ करते थे, मैंने अभी आपको बहुत सारे राजदूतों का निर्माण करवाया है, वो सॉरी बताया है। तो चाइना से आया करते थे, पश्चिम एशिया से आया करते थे, ईरान से आया करते थे। तो ये लोग भी आकर जो हमारे यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर अपने देश जाया करते थे। ठीक है, और उसी तरह की व्यवस्था अगर ईरान में अच्छी है तो हमारे राजदूत भी ईरान में जाएंगे और वहां की व्यवस्था यहाँ पर लेकर आएंगे। तो इस प्रकार से आपको व्यवस्था में एकीकरण देखने को मिलेगा। इसके अलावा विजयनगर में सिंचाई का कोई विभाग नहीं था, व्यक्तिगत प्रयास से सिंचाई साधन का विकास होता था। तो सिंचाई का कोई विभाग नहीं था। सिंचाई का विभाग आपको कहां मिलेगा? ये आपको फिरोज शाह तुगलक के समय पर मिलेगा। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना की थी। अब आप मुझे, अगर आपको याद हो तो मुझे आप बता दो कि सिंचाई के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कौन से डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, अगर आपको याद हो तो। अगर आप कंटिन्यू लेक्चर देखते हैं तो आपको डेफिनेटली याद होगा। देखो, लेक्चर लेक्चर आपको सुनना नहीं है केवल कि सुन के आप लोग भूल जाओ, आपको साथ साथ में जो है रिवीजन भी करना है। रिवीजन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो सारी चीजें आप भूल जाओगे। ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं। यूपीएससी में आप पहले पढ़ो, उसको रिवीजन करो, माइक्रो नोट्स बनाओ और आंसर राइटिंग करो। ये आप जो 4 चरण हैं वो करते रहोगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो हम देखते हैं आगे। तो विजयनगर में सिंचाई का कोई विभाग नहीं था, व्यक्तिगत प्रयास से सिंचाई साधनों का विकास होता था, जिसमें मंदिर मठों की भूमिका होती थी, तालाब नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। ठीक है, तो सिंचाई का कोई भी विभाग नहीं था, है ना। जिसके पास सिंचाई के साधन हैं वो लोग जो है सिंचाई कर लेंगे, जिसके पास सिंचाई के साधन नहीं है उसको कोई भी राज्य की तरफ से सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार सिंचाई में अगर हम बात करते हैं तो मंदिरों और मठों की भूमिका हुआ करती थी। मंदिर के बगल में बहुत बड़े 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 तालाब बना दिया करते थे और इन तालाबों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था होती थी। अगर किसी खेत इसके अलावा अगर किसी खेत के बगल में अगर कोई नदी गुजर रही है तो सिंचाई के साधन की व्यवस्था इसमें हो जाएगी। तो तालाबों और नहर के माध्यम से भी विजयनगर साम्राज्य के जो भूमि है उसकी सिंचाई होती थी। मंदिर मठों में तालाबों का निर्माण करके भी सिंचाई की जाती थी। इसके अलावा विजयनगर राज्य ने सिंचाई के लिए कोई भी विभाग की स्थापना नहीं की गई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विजयनगर साम्राज्य में सिंचाई के लिए ये विभाग की स्थापना करवाई थी, ये विभाग की स्थापना करवाई थी, ये विभाग की स्थापना करवाई थी, यानी कि ए, बी और सी इस तरह के आपसे ऑप्शन दे दिए जाएं और डी ऑप्शन आपके पास हो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आप डी ऑप्शन पे क्लिक कर देना कि भैया विजयनगर साम्राज्य में राज्य की तरफ से कोई भी सिंचाई के साधनों की स्थापना नहीं करवाई गई थी। इसके अलावा विजयनगर राज्य सभी तरह के व्यवसाय एवं निर्माण कार्य से कर प्राप्त करता था, यानी कि ऐसा कोई भी निर्माण कार्य नहीं था, ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं था जिससे वो कर प्राप्त नहीं करता था। यानी कि इसने ऐसा कोई व्यवसाय नहीं था, ऐसे कोई व्यवसाय को छूट प्रदान नहीं की थी जो कि कर मुक्त हो। यानी कि इसने चर्म शोधन के लिए, धातु शोधन के लिए, मृद भांड के लिए, लोहे की वस्तु बनाने के लिए, रथ निर्माण के लिए उद्योग हैं। इसके अलावा बाजार में व्यवसाय के लिए जो कर लगाया जाता था, उत्पादन शुल्क, वो सभी शुल्क के माध्यम से विजयनगर साम्राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। तो विजयनगर साम्राज्य के आर्थिक परिदृश्य की हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो टैक्स है उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद हम लोग सूफी आंदोलन की कल बात करेंगे। सूफी आंदोलन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। सूफी आंदोलन में हम लोग पढ़ेंगे सूफी क्या होता है, ठीक है, पीर क्या होता है, मुरीद क्या होता है, खान क्या होता है, फना क्या होता है, बका क्या होता है, क्योंकि ये शब्द जो हैं वो आपको आगे आएंगे। अगर इन शब्द का मतलब आपको नहीं मालूम होगा तो आपको ये सब चीजें परेशान करेंगी। इसके अलावा सब क्या होता है, पीर मुरीद क्या होता है, इसके अलावा बाशरा बेसरा, है ना, भारत में सूफी मत का विकास किस प्रकार से हुआ था, कौन कौन से ऐसे सूफी संत आए जिन्होंने सूफी संत को, सूफी जो समुदाय है उसको बढ़ावा दिया। चिश्ती सिलसिला की हम लोग बात करेंगे, चिश्ती सिलसिले की महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से थे हम लोग इसकी बात करेंगे। फिर इसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की हम लोग बात करेंगे। फिर बाबा फरीद की हम बात करेंगे। निजामुद्दीन औलैया अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति है।
और मैंने आपसे बताया था कि गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान पे था तो क्या है, इसने बोला कि मेरे आने से पहले निजामुद्दीन औलैया तुम जो है दिल्ली को खाली कर देना। तो निजामुद्दीन औलैया ने बोला कि दिल्ली अभी दूर है, और रास्ते में आते समय गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। ये घटना भी मैंने आपको गयासुद्दीन तुगलक के नाम गयासुद्दीन तुगलक जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताई थी। इसके बाद अमीर खुसरो की बात आती है, इसके बाद नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली की बात आती है, इसके बाद सोहरावर्दी सिलसिले की बात आती है, इसके बाद मोहम्मद गौस कादिर सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, शेख अहमद सरहिंदी, रोशनिया सिलसिला, महदवी सिलसिला, कालंदरी सिलसिला, ऋषि सिलसिला। इसके बाद हम जो है भक्ति आंदोलन को स्टार्ट कर देंगे। तो सारी की सारी जो सिलसिला है आपका, सारा का सारा सिलसिला आपका खत्म हो जाएगा। सूफी संत से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे बनेगा नहीं। जिसने अभी से लेकर मतलब प्राचीन भारत से लेकर अभी तक का जो इतिहास पढ़ा होगा, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। कोई समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब पीडीएफ कहां से मिलेगी आपको? पीडीएफ आपको भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर हुआ। ये हमारा आज का लेक्चर हुआ। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट हमेशा पूछते रहते हैं कि सर पीडीएफ कहां से मिलेगी। तो पीडीएफ आपको ये भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से ग्रुप बना हुआ है, आपको सर्च करना है। आर भी आएगा, आपको सर्च करना है। तो सर्च के माध्यम से आपको जो है ये चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको भूपेंद्र सिंह दिनकर के नाम से आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसमें आपको लेक्चर भी मिल जाएगा, आपको उसमें पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है अनअकैडमी के लिए तो बीके लाइव कोड का आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर सब्सक्रिप्शन से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं मुझे। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं सूफी संप्रदाय के साथ।